एक बार फिर मैं राहुल कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये फिजिक्स की मिक्स प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। फिजिक्स की मिक्स प्रैक्टिस क्लास होने वाली है जिसमें अपन मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन एवं ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि अपनी प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी और साथ ही बीएसएफ और नेवी के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इन क्वेश्चंस को देखते रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी बुकों से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ना जो बुकों में नहीं मिलते, तो आपको इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ये सभी क्वेश्चन जो है ना किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपको बता दूं कि पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही तैयार करने से ही अपनी जो तैयारी होती है वो बेस्ट होती है। इसलिए अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्क्रीन पे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को कमेंट करके एंड में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में आपके कितने राइट होते हैं कितने रॉन्ग होते हैं, क्वेश्चन आपको कौन से आते हैं कौन से नहीं आते सभी बताना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि ट्रेन रुकने पर यात्री आगे की ओर गमन क्यों करता है। सबसे पहले बताना है कि ट्रेन रुकने पर जो यात्री होता है वो आगे की ओर क्यों गमन करता है। क्योंकि जो ट्रेन रुकेगी तो पहले तो ट्रेन गतिशील थी वो रुकेगी, तो सबसे पहले जो शरीर होगा वो भी गतिशील होगा तब तक तो शरीर एकदम से नहीं रुकता है, शरीर धीरे धीरे रुकता है। तो शरीर भी गतिमान रहता है तो शरीर रुकेगा धीरे धीरे। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर आधारित है और ये गमन करता है। तो किस पर आधारित है? जड़त्व है, ये जड़त्व पर आधारित है। जड़त्व के कारण यह सभी होता है, आगे की ओर गमन करता है। जड़त्व क्या होता है? इनर्शिया। जड़त्व क्या होता है कि कोई वस्तु है यदि गतिशील है तो उसको गतिशील बना के रखता है, कोई स्थिर है तो उसको स्थिर यानी विराम में रखता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 40 ग्राम द्रव्यमान का 36 घर्षण सहित मेज पर नियत वेग, यानी कोई द्रव्यमान है मास 40 ग्राम का है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो मेज पर जो फोर्स होगा, बल होगा, मेज पर जो नीचे की तरफ बल लगता है वो क्या लगता है? उसका भार बल mg लगता है, उसका भार बल mg लगता है। तो F बराबर क्या होता है? mg हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40। g की वैल्यू अपन क्या जानते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में अपने को क्या दिया हुआ? डाइन। तो इसको किस में? cgs में बदलेंगे तो cgs में क्या हो जाएगा? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका जो आंसर आएगा 39200 डाइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बल होता है, बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है डाइन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। F बराबर mg से आपको करना है, g की वैल्यू 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसको सीजीएस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 980 980 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि मुक्त रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगता है। तो वस्तु में क्या होगा? मुक्त रूप से गति करने के लिए 1 kg की वस्तु में 1 न्यूटन का बल लगता है। जो मास है वो कितना है? 1 kg है, 1 kg है। और जो फोर्स है वो कितना है? 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है। तो क्या लगेगा? तो आपको बता दो कि बल का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है? F बराबर ma। अपने को क्या दिया हुआ है? फोर्स का मान दिया हुआ अपने को और अपने को मास की वैल्यू दी हुई है। तो अपने को क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन? यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से जो वस्तु में जो मान आएगा, वस्तु का जो मान आएगा वो क्या आएगा? त्वरण आएगा। तो वस्तु में क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न रहेगा। वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि F और m को m की वैल्यू रख के अपन एक की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वस्तु में क्या लगेगा? वस्तु में त्वरण होगा। तो बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, किसी पिंड का जड़त्व अगुण है जिसके कारण वस्तु विराम अवस्था का, जिसके कारण जो वस्तु होती है वो विराम अवस्था का क्या करती है? विरोध करती है। किसी पिंड का जड़त्व अगुण वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु होती है वो विराम अवस्था का क्या करती है? विरोध करती है। तो इसका राइट आंसर ए। इसमें राइट आंसर ऐसे दिया होता है। टीआर की क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम किसका मापन करता है। सबसे पहले बताता हूँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ। जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का लॉ भी कहते हैं, इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। और जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो किसका मापन करता है? फोर्स यानी बल का मापन करता है, फोर्स यानी बल का मापन करता है। जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है वो रिएक्शन
एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बल हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे कि एक लड़का रेलगाड़ी के ऊपर डब्बे पर बैठा हुआ है तथा रेलगाड़ी रुकने वाली है। इसी समय वह लड़का नीचे की तरफ एक एप्पल फेंकता है, तब गिरेगा। आपको बता दूं कि रेलगाड़ी के डब्बे में बैठा है तो रेलगाड़ी रुकने वाली है, लेकिन उसका शरीर गतिमान है तो वो एप्पल को फेंकता है तो वो एप्पल भी गतिमान रहता है। तो रेलगाड़ी तो रुकेगी लेकिन एप्पल क्या होगा, वो गतिमान होगा तो वो आगे की तरफ जाएगा। तो लड़के के हाथों के आगे जाएगा, वो पीछे की तरफ भी नहीं जाएगा, अंदर की तरफ भी नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, किसी स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से कम होगा। कि किस स्थिति में जो उसका जो भार होगा, जो वास्तविक भार होगा, जो उसका भार वास्तविक भार से कम होगा, जो इस स्थिति में जो उसका भार है वास्तविक भार से कब कम होगा। आपको बताता हूँ, वास्तविक भार से कम होगा जब, इसके शायद ऑप्शन, इसमें ये ऑप्शन नहीं होंगे। जो इसका राइट आंसर होगा वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे गति करती है। जब होगा, जब लिफ्ट क्या होगी, नियत त्वरण से, जब लिफ्ट नियत त्वरण से, जब लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की तरफ गति करती है, नियत त्वरण से नीचे की तरफ गति करती है, तब होगा। इसका राइट आंसर ये होगा कि लिफ्ट होगी वो नीचे गति करेगी त्वरण से, नियत त्वरण से, तब इसका जो वास्तविक भार से कम होगा। बताऊँ कैसे होता है, आपको फॉर्मूला पता है आपको कि W बराबर क्या होता है, m कोष्ठक G प्लस A। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। अब मैं बता रहा हूँ कि कोई लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आएगी तो इसमें जो होता है ना वो G इफेक्टिव, यानी जो A बराबर होता है वो क्या होता है, माइनस जी के होता है। तो G बराबर भी किसके हो जाएगा, माइनस ऑफ ए के। तो m कोष्ठक इसको लिख सकता हूँ G माइनस ऑफ ए, G माइनस ऑफ ए, जी माइनस ऑफ ए। यदि जी में से अपन कुछ माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब जो डब्ल्यू आएगा वो क्या आएगा, माइनस, यानी थोड़ा कम होगा। तो वास्तविक भार क्या होगा, कम होगा। वास्तविक भार कम कब होगा, जब नीचे की तरफ जाते हैं, लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो इसमें क्या होता है, ए बराबर जी होता है। और ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो ए बराबर माइनस जी होता है। आपको ये याद रखना है। इसका राइट आंसर, ये लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम व्यक्त करता है। न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है वो किसको व्यक्त करता है, गति के जड़त्व को, प्रतिक्रिया बल को, कोई नहीं, या फिर डी नन ऑफ दिस। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है वो आपको बता दूं कि गति के जड़त्व के नियम को पालना करता है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन, जैसे अपन देखते हैं कि बंदूक से गोली दागी जाती है, एक बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली आगे की तरफ जाती है तो गोली भी की गति होती है और पीछे की तरफ थोड़ा धक्का लगता है। तो ये किस नियम पर आधारित है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर आधारित है। जैसे व्यक्ति का किसी पानी में तैरना, किसी गोताखोर का पानी में तैरना भी क्या है, एक प्रकार का न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। जैसे बस में बैठा यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की तरफ धक्का महसूस करता है तो ये भी क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। ये सभी न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मजदूर सिर्फ 10 केजी, एक मजदूर सिर्फ 10 केजी, मास कितना है, मजदूर है ना जो 10 केजी का पत्थर रखकर धरातल पर चल रहा है गुरुत्व बल के विरुद्ध उसके, यानी कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ऊपर 10 केजी का मास रख रखा है, धरातल पर चल रहा है, ऐसे सीधे चल रहा है, धरातल पर चल रहा है। तो जो गुरुत्व बल के विरुद्ध, यानी गुरुत्व बल लगेगा वो नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे ऊपर की तरफ लगेगा। तो आपको बता दूं नीचे की तरफ भी लगता है तो भी 90 बनेगा और ऊपर की तरफ लगता है तो भी 90, यानी दोनों को जो गुरुत्व बल और जो अब सीधे चल रहा है विस्थापन, इनके मध्य जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। कितना, 90 डिग्री। या फिर आपको बता दूं 90 डिग्री है तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो डब्ल्यू बराबर वर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर पी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे 21 केजी द्रव्यमान का पक्षी 1 केजी द्रव्यमान के बंद पिंजरे में है। जो 21 केजी द्रव्यमान का जो पक्षी है वो 1 केजी द्रव्यमान के बंद पिंजरे के अंदर है। यदि पक्षी उड़ना प्रारंभ कर दे तो इस निकाय का जो भार होगा वो क्या होगा। यदि जो पक्षी है वो उड़ना प्रारंभ कर देता है तो उसका जो भार होगा वो क्या होगा। आपको बता दूं कि 1 केजी तो उसका दिया हुआ है, यहाँ पर 21 नहीं होगा, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पर 2 कर लेना आप, द्रव्यमान 2 कर लेना, 2 द्रव्यमान का, क्योंकि ऑप्शन में जो आंसर आएगा वो 2 के हिसाब से आएगा।
यहाँ पर जैसे 2 कर लेना, जैसे ज़्यादा नहीं हो सकता पक्षी के हिसाब से 2 kg लेंगे तो 2 kg द्रव्यमान का पक्षी है, पक्षी का द्रव्यमान 2 kg होता है, 21 किलो तो व्यक्ति का होता है, 2 kg हो जाएगा। और पिंजरे का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1 kg है, जो कैपिटल एम है वो कितना है, 1 kg। तो आपको बताना है उस निकाय का भार कितना होगा जब वह उड़ना प्रारंभ कर देता है। जब वो उड़ना प्रारंभ करता है तो दोनों को मास को ऐड कर देते हैं, यानी दोनों के द्रव्यमान को ऐड कर देंगे। तो M/S1 यानी पहले वाला और फिर बाद वाला, तो पहले वाला कितना है 2 और बाद वाला कितना है 1, यानी जो द्रव्यमान पक्षी का है वो 2 है और जो पिंजरे का है वो कितना है 1 है, तो 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 3 kg हो जाएगा। दोनों के मास को आप ऐड कर दीजिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि एक रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान, एक रॉकेट है उसका जो प्रारंभिक द्रव्यमान है वो 20 × 10³ kg है, 20 × 10³ kg है, 20 × 10³ kg है। यदि इसका प्रारंभिक त्वरण कितना है, यदि इसका जो प्रारंभिक त्वरण है वो कितना है, 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, तो प्रणोद बल का मान क्या होगा, प्रणोद बल का मान, तो F बराबर क्या होता है, F ज्ञात करना है। सबसे पहले F बराबर क्या होता है, F का इक्वल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, F = होता है F बराबर m है। m क्या है, मास है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और F क्या है, फोर्स है यानी बल है। F ऐसे कैसे, मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 10³ 20 × 10³ मल्टीप्लाई 4, तो ये 8 × 8 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 4, तो 8 × 10³ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 × 10⁴, जो अपने को ऑप्शन किस में दिख रहा है, 8 × 10⁴, ये थोड़ी ऑप्शन में इसमें मिस्टेक थी, आप यहाँ पर ऐसे कर लेना, या तो यहाँ पे इसको 8 को हटा देना आप यहाँ से, तो बी ऑप्शन कर लेना आप, बी ऑप्शन में 8 को हटा देना, बी ऑप्शन को यहाँ से कट करके इसका जो आंसर लिख लेना वो लिख लेना 8 × 10⁴, 8 × 10⁴। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना आएगा, 8 × 10⁴, 8 × 10⁴। अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय अभिवाह, चुंबकीय अभिवाह, यहाँ पर विवाह की जगह लिख लेना आप अभिवाह। चुंबकीय अभिवाह को क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय अभिवाह या फिर चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपको बता दूं, जो इसका मात्रक होता है वो वेबर होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होता है, वेबर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ध्वनि तरंगों को नहीं किया जा सकता। ध्वनि तरंगे होती है, सबसे पहले ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है या फिर अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे होती है वो एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, क्या होती है, एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, आपको याद रखना है। और आपको बताना है कि जो ध्वनि तरंगे होती है, जो ध्वनि तरंगे ध्रुवित होती है या फिर अध्रुवित, आपको बता दूं जो ध्वनि तरंगे होती है उनको ध्रुवित नहीं किया जा सकता, ध्रुवित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्रुवित तो किया जा सकता है लेकिन ध्रुवित नहीं किया जा सकता, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ट्रांजिस्टर एक प्रकार की क्या है, ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, धारा प्रचलित युक्ति है, धारा प्रचलित युक्ति है, धारा प्रचलित युक्ति है, यानी ये धारा के मान को क्या करती है, कम या फिर ज़्यादा करती है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, धारा के मान को क्या करता है, यानी इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। वो कैसे करता है कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक प्रकार की धारा प्रचलित युक्ति है। आपको क्वेश्चन का आंसर ऐसे याद रखना है, आपको यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना है, टॉप क्वेश्चन लगा लेना है। ट्रांजिस्टर एक प्रकार की क्या धारा प्रचलित युक्ति है। ये बीएसएफ के प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ क्वेश्चन है, 20 प्रैक्टिस सेट थे उनमें से क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो ये ट्रांजिस्टर ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि धातु में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है। यहाँ पर धातु है यहाँ पे, धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है, धातुओं में। सबसे पहले बता दूं आपको कि कोई भी धातु, कोई भी मेटल होती है उसमें विद्युत धारा बहती है, तो किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। तो जो विद्युत चालकता होगी वो भी इलेक्ट्रॉनों के कारण होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिकतम होती है, कि भेदन क्षमता होती है वो किसकी अधिकतम होती है। आप नाभिक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि अपन भेदन क्षमता के लिए किसका, नाभिक रिएक्टर इनमें, नाभिक भट्टी में किसका, न्यूट्रॉनों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका भेदन क्षमता न्यूट्रॉनों की क्या होती है, सबसे अधिकतम होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, न्यूट्रॉन, तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है। आपको बता दो जो ध्वनि का वेग होता है ना वो हमेशा किसमें अधिकतम होता है, किसमें मैक्सिमम होता है, ठोस में होता है, सॉलिड में। जो ठोस होता है, जो सॉलिड होता है, उसमें क्या होता है, ध्वनि का वेग क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सॉलिड में क्या होता है, मैक्सिमम होता है।
सॉलिड क्या दिया हुआ, पानी नहीं है, इस्पात हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इस्पात। वायु नहीं होगा, डी नहीं होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। यानी जो इस्पात होता है उसमें क्या होता है, ये ठोस होता है, इसमें ध्वनि का वेग क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश तरंग वायु से पानी में गमन करती है तो कौन सा गुण नो चेंज रहता है, यानी कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवर्ती या फिर वेलोसिटी या फिर वेग। तो आपको बता दूं तरंग दैर्ध्य नहीं होता है, आयाम नहीं होता है, वेग नहीं होता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यदि प्रकाश तरंग होती है जो एयर से यदि लिक्विड यानी द्रव में जाती है, वाटर में जाती है, वाटर में गमन करती है, वाटर में जाती है, तो जो उसका जो गुण होता है, आवृत्ति होती है, वो नो चेंज होती है यानी अपरिवर्तित रहती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलती है। एक चुंबकीय सुई असमान प्रबंध क्षेत्र में रखी है तो कार्य करेगा। एक चुंबकीय सुई होती है वो असमान प्रबंध क्षेत्र में रखी हुई होती है, तो उस पर एक तो बल भी लगता है, एक तो बल भी लगता है और एक कल क्या लगता है, बलागुण भी लगता है, यानी दोनों लगते हैं, एक बल और बलागुण दोनों लगते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक चुंबकीय सुई असमान प्रबंध क्षेत्र में रखी है तो क्या कार्य करेगा, उस पर एक बल भी कार्य करेगा और एक बलागुण भी कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि फेराडे किसका मात्रक होता है। जो फेराडे होता है वो किसका मात्रक होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का आप यहाँ से निकाल सकते हो कि ए बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नोट, एफ अपॉन क्यू नोट। तो विद्युत क्षेत्र का मान भी नहीं होता है, लेकिन जो विद्युत वाहक बल होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फेराडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक वस्तु 36 से 30 डिग्री के कोण पर 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक दी जाती है तो एक सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा, एक सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। आपको बता दूं इसका फॉर्मूला होता है वो होता है, आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, v बराबर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर, आगे माइनस ऑफ 2u/gt और मल्टीप्लाई ऑफ साइन थीटा, मल्टीप्लाई ऑफ साइन थीटा। इसमें अपन वैल्यू रखते हैं अंडर रूट, ऐसे कैसे, u की वैल्यू कितनी है 30, तो 900 और प्लस 100 मल्टीप्लाई किससे 1 से, सेकंड की वैल्यू 1 है, माइनस ऑफ 2 इंटू कितना हो जाएगा, u की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई 1/2। जो इसको सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 700 700। जो इसको सोल्व करेंगे तो 10√7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के लिए अपने इतने क्वेश्चन थे। आज अपन ने लगभग 20 से 25 के आसपास क्वेश्चन अप्रोक्स क्वेश्चंस को अपने कंप्लीट किया है, जिसमें लगभग पीवाई के क्वेश्चन ही थे। जो बीएसएफ नेवी सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो बीच में देख के आपको ये नहीं बताना है कि वीडियो आपकी अच्छी है या फिर वीडियो ख़राब है, क्योंकि आपको जो वीडियो के आप सभी क्वेश्चन को देखेंगे, आप एक बार दोबारा अपने से करने की कोशिश करेंगे तभी आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप हमारे साथ जीके सर की भी क्लास लेती रहिए, क्योंकि वह सभी एग्जामों की तैयारी कराती है। बीएसएफ में जीके भी आता है और इंग्लिश की क्लासें भी आने वाली है और मैथ की क्लासें भी है, उनको भी देखिए। तो अपन कल मिलते हैं नए सेशन के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।